गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी बच्चों। जैसा कि बच्चों इस समय हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हमने 3 पार्ट आप लोगों को पहले से ही बता रखा है। आप उन तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि बच्चों सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोशिश ये की गई है कि जो क्वेश्चन कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया तो उसको हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आज इस पार्ट का चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, जिसमें हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और आपको एक बात और बता दें बच्चों कि जो ये चौथा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और बच रहा है जर्मनी का एकीकरण। उसको हम अलग पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण थोड़ा लंबा था, इसलिए इन दोनों को हमने अलग कर लिया। बाकी और जो देश थे उनके बारे में हमने इसके पहले वाले में जो है पार्ट में बता रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको पहले देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले आप जानिए कि इटली का जो राजधानी था रोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि जो रोम था वो बहुत ही समृद्धशाली, गौरवशाली एक स्थान था, और इटली की राजधानी थी। दूसरी बात यह है कि जो रोम का इतिहास बताया जाता है, रोमन साम्राज्य शुरू से ही बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली था, और वहां पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो कुछ भी गतिविधियां होती थी बहुत बढ़ चढ़ के होती थी, और रोम हमेशा से फलता फूलता हुआ मिलता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या होती गई कि रोम, भाई किसी का उत्थान है तो पतन भी होता है, तो रोम के बारे में भी वही होता है कि स्थिति होती क्या है कि रोम धीरे धीरे जाके उसकी आर्थिक गतिविधियां इतनी कमजोर हो जाती है कि रोम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, और आगे चल के इतना कमजोर पड़ जाता है कि रोम के बारे में कहा जाता है कि रोम अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। और उसी समय मैटरनिक ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि आज जो है इटली का जो इतिहास है, इटली में जो रोम था, उसने कहा कि इटली में रोम का जो इतिहास है वो आज इस तरीके से है कि वो केवल एक भौगोलिक स्थिति बन के रह गई है, उसका कोई और ज्यादा महत्व नहीं रह गया। उसने पूरे इटली को ना कह के रोम के बारे में कहा था, लेकिन ये कथन पूरे इटली पर मान्य होती है। तो उसने कहा था कि इटली आज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इटली अब केवल जगह बन के रह गया, उसके अंदर ना तो आर्थिक क्षमता है, ना सामाजिक क्षमता है, ना तो राजनीतिक क्षमता है। तो ये तो रोम के बारे में हुआ बच्चों की किस प्रकार से रोम कैसे था पहले और बाद में उसकी स्थिति क्या हो गई। इसके बाद बच्चों आता है जैसे कि इटली के एकीकरण में हम लोग अगर देखें कि इटली का किस प्रकार से एकीकरण हुआ, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि 1815 के पहले की इटली की क्या स्थिति थी और 1815 के बाद की इटली का क्या स्थिति थी। 1815 क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि 1815 के पहले की जो इटली थी वो नेपोलियन के कब्जे में थी, वो नेपोलियन उस पर शासन करता था। परंतु 1815 में जब वो वाटरलू के युद्ध में पराजित होता है और जब वियना की संधि होती है, तो क्या होता है कि उस समय 1815 के बाद की जो इटली की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं वो पहले वाली स्थिति से अलग होती है। आपको पता है कि 1815 के पहले जो था वो वहां पर नेपोलियन शासक था, लेकिन 1815 में जब वो प्रसा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस से हार गया तो वहां पर इटली पर इन सब का कब्जा हो गया था। इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि 1815 के पहले की इटली कैसी थी और 1815 के बाद की इटली कैसी है। तो हम लोग सबसे पहले जो है 1815 के पहले की इटली के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों 1815 के पहले की जो इटली थी वो 4 भागों में बटी थी, अर्थात वो पूरी इटली जो साम्राज्य था वो 4 भागों में बटा था। जो उत्तरी साम्राज्य था, जो उसका उत्तरी भाग था, वहां पर राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासन था, और वहां पर आपको बता दें ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया जो देश था उसका अपना आधिपत्य था। दक्षिणी इटली जो था वो दक्षिणी इटली एक अलग हिस्सा के रूप में था, और उसके बाद दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली के बीच में
पोप का शासन था। पोप जो था कैथोलिक एक धार्मिक जो है संप्रदाय का एक व्यक्ति था, जो कि काफी हाईलाइट पर्सन था और बीच में वो अपना कब्जा जमाए हुआ था। और एक हिस्सा था बच्चों ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाली इटली, अर्थात एक अलग से ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाली इटली। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1815 के पहले की जो इटली का इतिहास था वो इटली 4 भागों में बटा था। पहला जो था वो उत्तरी इटली था, जहां पर राजतंत्र था, राजशाही था, अर्थात राजाओं का शासन था, उन्हीं का पूरा पूरा नियम कानून था। और दक्षिणी इटली जो था वहां पर भी राजा का शासन था, राजतंत्र वहां पर ही था। और उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली के बीच में जो मध्य भाग था वो पोप का था, अर्थात पोप कौन होता था उस समय जो आपका चर्च था जो कैथोलिक हुआ करते थे, जो ईसाई हुआ करते थे, उसका एक संप्रदाय था, अर्थात एक धर्म का बहुत बड़ा मुखिया था पोप, उसका शासन वहां पर था। और एक चौथा पार्ट था ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाली इटली। तो आप देख रहे हैं कि इटली जो है 4 भागों में बटा था। लेकिन स्थिति क्या होती इटली के, अब आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात आप जाने, ये जो चारों भाग था यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते थे, विभिन्न जाति के लोग रहते थे और विभिन्न भाषाओं वाले लोग रहते थे। तो आप सोच सकते हो कि जहां पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग रहे, क्या उनका एकीकरण संभव है, आसानी से संभव है? तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा कठिन है। और एक बात और, ये जो पोप था ये क्या चाहता था कि पूरे इटली का जो एकीकरण हो वो धार्मिक आधार पर हो, अर्थात सारे पूरे इटली में ईसाई धर्म के आधार पर इसका एकीकरण हो। तो कहने का मतलब स्थिति बहुत कठिन थी और एकीकरण बिल्कुल असंभव था। लेकिन उसी समय जो है इटली के इतिहास में 3 ऐसे व्यक्तियों से, तो बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया जाता है जो इटली के इतिहास में कहीं ना कहीं उसके एकीकरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं और अथक परिश्रम करके इटली को एकीकृत करते हैं। और उसमें से सबसे पहला नाम जो होता है वो मेजनी का होता है, दूसरा जो होता है काउंट काबूर का होता है और तीसरा जो था वो गैरीवाल्डी का होता है। तो ये 3 नाम आप लोग बच्चों याद रखोगे, क्योंकि इटली के एकीकरण में ये 3 व्यक्ति बहुत ही अथक परिश्रम किए हैं और इन्हीं के सहयोग से 1870 में जाके इटली का एकीकरण हो पाया है। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 4 पार्ट तो इटली के थे और यहाँ पर मैंने लिखा कि मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी के अथक प्रयास से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। ये तो 1815 के पहले का इतिहास था। इसके बाद 1815 के बाद की इटली की क्या स्थिति होती है बच्चों, कि 1815 के बाद की जो इटली थी, जब नेपोलियन हार जाता है, इटली जो है अब जो है अलग अलग उसका जो हिस्सा था वो और अनेक भागों में बढ़ जाता है और इटली पर अलग अलग भागों पर अलग अलग लोगों का कब्जा होता है। कुछ भाग पर फ्रांस का कब्जा होता है, कुछ भाग पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है, कुछ भाग पर पोप का कब्जा रहता है। तो कहने का मतलब अलग अलग जो है भागों में इटली बचा था, कुछ भाग पर सार्डिनिया का कब्जा रहता है। तो कहने का मतलब 1815 के बाद की इटली की स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी और ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि वहां का एकीकरण बहुत ही कठिन था। परंतु आपको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो उसी के आगे हम लोग एक थोड़ा सा देखें कि जो इटली का एकीकरण होता है वो होता तो है लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बाधक तत्व होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इटली को एक करने में बिल्कुल बाधा के रूप में आ रही थी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। तो इटली के एकीकरण में ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो इटली को एक होने में मदद नहीं कर रही थी, अर्थात इटली एक हो जाए इसके लिए वो सहायक नहीं थी। तो पहला तो था इटली का भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति क्या थी, जैसे कि आप लोगों को हम बता दें, आपको मैंने बताया कि मान लीजिए अगर ये पूरा इटली है, मान लीजिए इसको इटली मान लो, अगर ये आपका उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है और बीच में पोप था, तो अब आप सोचो कि अगर उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा मिलना भी चाहे इस पोप के चक्कर में नहीं मिल पाते थे और पोप भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो कहने का मतलब जो भौगोलिक स्थिति थी इटली की वो बहुत ही अजीब गरीब थी और बीच में ये मध्य भाग में पोप बसा था। पोप बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये पूरा इटली क्या हो जाए, एक हो जाए। तो कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति भी इटली के एकीकरण में बाधक हो रही थी। दूसरी बात क्या था बच्चों कि इटली के कुछ भाग में क्या था, ऑस्ट्रिया का कब्जा था।
ऑस्ट्रिया का कब्जा था, जैसे उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ये जो पोप था इसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर सार्डिनिया का कब्जा था। तो कहने का मतलब जो अलग अलग भाग थे वहां पर अलग अलग वंश, अलग अलग राजाओं का शासन था, तो वो बिल्कुल एक नहीं होना चाहते थे। तो आप इसको बता सकते हैं कि जो इटली का जो अलग अलग क्षेत्र था वो अलग अलग राजाओं के कब्जे में था। तो अलग अलग राजाओं के कब्जे में होने के कारण क्या हुआ कि वो मिलना नहीं चाहते थे। तो ये आपका दूसरा फैक्टर बन जाता है इटली के एकीकरण में बाधा का। और तीसरी बात आप कह सकते हैं कुलीनबर्ग का हस्तक्षेप। कुलीनबर्ग का हस्तक्षेप तो हम हर समय था। तो इटली को एकीकृत करने में सबसे बड़े बाधक तो कुलीनबर्ग थे। कुलीनबर्ग अर्थात जो अमीर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इटली पूरा क्या हो जाए, एक हो जाए, और जानते थे कि अगर इटली एक हो जाएगा तो हमारा जो दुकान है वो बंद हो जाएगा और हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, जो हमारी तानाशाही है, जो हमारी राजशाही ठाठ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर थे जो कहीं न कहीं इटली को एकीकृत होने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो इटली को एक करने में मदद करती हैं। तो अगला जो टॉपिक था वो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, इन तीनों के बाद भी कौन सी ऐसी चीजें थी जो जिसके कारण इटली एक हुआ, अर्थात सहायक। ये तो बाधक था, ये तीन चीजें आपने बाधक के रूप में देखा कि उसकी भौगोलिक स्थिति खराब थी, अलग अलग क्षेत्रों पर राजाओं का हिस्सा था और कुलीनबर्ग का भी कहीं न कहीं हस्तक्षेप हुआ करता था। तो ये तीनों चीजें तो इटली के एकीकरण में बाधा बन के उत्पन्न हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो इटली को एक करने में मदद भी कर रही थी। उसमें से पहला है राष्ट्रवाद की भावना, अर्थात इटली में राष्ट्रवाद की भावना बड़ी तेजी से पनप चुकी थी और विकसित हो रही थी। क्योंकि फ्रांस का जो क्रांति हुआ था वो कहीं न कहीं पूरे यूरोप में अपना एक छत्र छाया बनाया था। तो वो जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी वो इटली के लोगों में थी, वहां के क्रांतिकारियों में भी थी, वहां के राष्ट्रवादियों में थी। तो वो राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो कहीं न कहीं इटली को एक करने के लिए प्रेरित कर रही थी। और दूसरा जो था बच्चों वो था बुद्धिजीवी वर्ग का। इटली के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इतिहासकार थे, जो लेखक थे, वो बुद्धिमान थे। वो लोगों के बीच जा जाके अपने इटली के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम पैदा करते थे कि ये इटली जो कभी इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया था, आज इस पर अलग अलग लोगों का शासन है। जैसा कि कुछ पार्ट में फ्रांस शासन कर रहा है, कुछ पार्ट में ऑस्ट्रिया शासन कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वहां के लोगों को भड़काने में, अर्थात उनको प्रेरित करने में मदद कर रहे थे और ये भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जैसे कोई भी चीज अगर हम अपने दिमाग में रखे हैं, सोच ही नहीं रहे, तो सोचे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, चूंकि बुद्धिजीवी थे, ये जाकर लोगों के, जनता के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में जा जाके, जो एकदम निम्न वर्ग के लोग थे उनके बीच में जाके, मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में जाके बताते थे कि ये इटली जो है अपना कभी बहुत ही साम्राज्यवादी, विस्तारवादी वो था, बहुत ज्यादा इसमें संसाधन थे, आज हमारा इटली दूसरे देश के कब्जे में है। तो लोगों को गुस्सा आती थी, और गुस्सा आती थी तो उनके अंदर भावनाएं भड़कती थी, किस चीज का, राष्ट्रवाद का, अर्थात इटली को एक करने में। तो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो इटली के एकीकरण में सहायक थे। तो ये तो बात हो गई कि इटली की एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया बच्चों कि इटली को एकीकृत ना करने में कौन कौन सी चीजें थी। तो ना करने में हमने तीन बातें बताई। एक तो इटली के भौगोलिक स्थिति, भाई बीच इधर उत्तरी है, इधर उत्तरी भाग है, इधर दक्षिणी है, और बीच में कौन बैठा था, पोप। ये पोप क्या करता था, बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि ये दोनों मिले। तो जाहिर सी बात है कैसे मिलेगा, अगर कोई चीज बीच में किसी का हिस्सा है, अब वो कह रहा है हम नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों एक होना बिल्कुल संभव ही नहीं है। ये पोप चाहता था कि धार्मिक आधार पर एकीकरण हो, ये भी चाहता था एकीकरण हो, लेकिन ये चाहता था पूरे इटली में जो कैथोलिक धर्म है उसका बोलबाला हो। चूंकि ये कैथोलिक बोलबाला होगा तो इसका दुकान चलता रहेगा, अर्थात इसको लोग मानने वाले रहेंगे। तो ये इस तरीके से इटली के एकीकरण में बाधक था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहां पर अलग अलग हिस्से पर अलग अलग लोगों का कब्जा था, जो कि बाधक उत्पन्न हो रहा था। कोई चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा, तो उसमें कहीं न कहीं वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। और तीसरा मैंने बताया कुलीनबर्ग का हस्तक्षेप। कुलीनबर्ग जो थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पूरा इटली क्या हो जाए एक, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। कुलीनबर्ग अमीर वर्ग थे, उनकी संख्या कम थी। वो जानते थे कि अगर ये इटली एकीकृत हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो आज हम जो अपने
चीजों को तानाशाह रूप से मनवा ले रहे हैं, कल ये मेरी बात मानी नहीं जाएगी। तो कुलीन वर्ग भी नहीं चाहते थे, तो ये बाधक तत्व थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि दो ऐसे तत्व थे जो इटली को एकीकरण करने में मदद करते थे। उसमें पहला तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना, इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जग गई थी। फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी और वहां का राजा भगाया जा चुका था, इसलिए इटली के लोगों में ये बात भी कहीं न कहीं थी कि हमें भी फ्रांस की तरह काम करना है, और राष्ट्रवाद की भावना का विकास कहीं न कहीं इटली को एकीकृत करने में सहायक हुआ। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो वहां के बुद्धिजीवी वर्ग थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, वो लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच जाके, जैसे श्रमिक थे, मजदूर थे, किसान थे, उनके बीच बीच में जा जाके वो लोग अपनी बात बताते थे कि अपने अपने मतलब उनको याद दिलाते थे कि एक जमाना था जब हमारी इटली ऐसी थी, हमारी इटली वैसा था, हमारा देश ऐसा था, हमारा देश वैसा था। तो लोगों के अंदर एक प्रेम जगा और उनको लगा कि यार वाकई में इटली तो मेरा बड़ा अच्छा था। तो जो लोग एकदम सोए हुए थे उनके अंदर एक जन आंदोलन की भावना आई और ये कहीं न कहीं इटली के एकीकरण में सहायक हुआ। अब बात तो ये तो हो गया सहायक तत्व, लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन करना है तो उसका एक नेता होना चाहिए, कोई एक अगुवा होना चाहिए। किस प्रकार से कौन कौन ऐसे लोग थे, तो यहाँ पर हम कुछ बातें आपको 3 लोगों के बारे में बताएंगे जो वैसे तो इटली, ये तीनों लोग के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इटली के एकीकरण में मदद किए हैं, जिनके प्रयास से हुआ है। लेकिन ये 3 ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा मतलब मदद किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, अथक परिश्रम किए हैं, और तब जाके 1870 में इटली का एकीकरण हो पाया था। उसमें से पहला जो नाम है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता दे रहा हूं, एक मेजनी था, एक आपका काउंट काबूर था और दूसरा कौन था, गैरीबाल्डी। आप तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इटली को एकीकरण करने में, इटली का एकीकरण इन्हीं तीनों के नाम लिख उठा था। कहने का मतलब ये बहुत अथक परिश्रम किए, और बाकी तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनके बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मेजनी के बारे में आप इटली के एकीकरण में मेजनी के कार्यों का वर्णन कीजिए। मेजनी ने क्या किया था और गैरीबाल्डी ने क्या किया था, या काउंट काबूर का क्या योगदान है। तो आप तीनों के बारे में जाने, तो आइए थोड़ा थोड़ा करके हम इनके बारे में यहाँ पर नोट किए हैं कि मेजनी क्या किया और ये गैरीबाल्डी क्या किया और काउंट काबूर। तो सबसे पहले हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजनी के बारे में हम थोड़ा सा जाने की सबसे पहले तो ये 1805 में इसका जन्म हुआ था और जेनेवा के सार्डिनिया नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था मेजनी का। और इसको बच्चों ये इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। जैसे भारत में एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उन्हीं के नाम पर एक यूनिटी बनी है, जो स्टैचू बनी है, जो भारत का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया गया है। किसके नाम पे बना है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो जैसे भारत के एकीकरण में मसीहा किसको कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, वैसे इटली के एकीकरण में जो मसीहा था वो कौन था, मेजनी था। और ये पैदा कब हुआ था, 1805 में हुआ था, जेनेवा के सार्डिनिया प्रांत में। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि ये जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवा हुआ, बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, यंग हो गया, तो इसने एक संगठन ज्वाइन कर लिया, और वो संगठन था कार्बोनारी संगठन। कार्बोनारी संगठन जो था ये मार करने वाली संस्था थी। करने का मतलब मार धार, युद्ध, लड़ाई, इनका टारगेट ही था कि अगर कोई बात हो तो बस वहां पर जाके प्रेम से ना बोलो, पहले वहां पर 2-4 चला के आओ, तो उसके बाद उससे पूछो। तो कार्बोनारी संस्था ये ज्वाइन कर लिया, संगठन ज्वाइन कर लिया, कौन, मेजनी। लेकिन मेजनी थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति था और ये सीधा भी था। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं वो मार धाड़ बहुत कम कर पाते हैं, इसको मतलब दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी जो है उस समय ये चाहता था कि इटली एकीकृत हो। तो इटली को एकीकृत करने के लिए इसने ये संगठन ज्वाइन किया था कि हमारे पास अगर मारपीट वाले लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर अलग अलग शासक राज्य कर रहे हैं, फ्रांस अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, सब आके यहाँ पर निवास जमे हुए हैं, तो उनको हम भगा सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, उसी समय जब 1821 में एक नेपल्स में, जो आपका इटली में ही एक स्थान है इधर दक्षिणी भाग में नेपल्स, वहां पर एक विद्रोह होता है। कब, 1821 में। और वो विद्रोह
कौन करता है? राष्ट्रवादी करते हैं। यही मेजनी के मतलब की अगुवाई में एक विद्रोह होता है एकीकरण करने के लिए इटली के। लेकिन होता क्या है बच्चों को, इस विद्रोह को बड़े निर्ममता पूर्वक दबा दिया जाता है। मतलब वहां पर चूंकि रूस भी भाग ले लेता है, ऑस्ट्रिया भी आ जाता है और सब मिलकर राष्ट्रवादियों को बड़े निर्ममता से दबा देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा उनको मार काट दिया जाता है। कितने लोगों की उस समय बताया जाता है 20,000 लोग मारे गए थे। जब जनसंख्या इतनी कम थी तब 20,000 लोग मारे गए थे। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा था। तो उस विद्रोह को 1821 में नेपल्स के विद्रोह को दबा दिया गया। और इस विद्रोह को जब दबा दिया गया और इटली का एकीकरण नहीं हुआ तो मेजनी बड़ा दुखी हुआ। मेजनी सोचा कि अब क्या करें, और वो दुखी होकर काला कपड़ा पहनने लगा। मतलब उसको शोक में कि अब हम क्या करें, काला कपड़ा पहनने लगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा जो है विद्रोही था जो काला कपड़ा पहना, जो और उसका प्रतीक क्या था। तो काला कपड़ा किसने पहना था? मेजनी ने पहना था। और किसके भी मतलब उस दुख में पहना था कि जो इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवादियों का जो विद्रोह था नेपल्स का, वो बहुत बुरी तरीके से दबाया गया था। बिल्कुल मार काट के सबको शांत कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि बच्चों लगभग 10 साल के बाद अर्थात कि 1821 में नेपल्स का विद्रोह हुआ, 1831 या 32 में एक दूसरा विद्रोह होता है। और उस विद्रोह में भी क्या होता है कि राष्ट्रवादियों की हार हो जाती है। कहने का मतलब ये 10 साल के बाद भी अपनी ताकत नहीं इकट्ठा कर पाए और इनकी फिर हार, चूंकि वो 2-3-4 देश एक साथ मिलकर लड़ते थे, इनको आराम से हरा दिया जाता था। और इस विद्रोह में हारने के बाद क्या होता है कि मेजनी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जब डाल दिया जाता है तो यहाँ पर होता क्या है कि मेजनी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो मेजनी को लगा कि अब तो मेरी फांसी हो जाएगी, तो ये रात में जो है चुपके से जेल से भाग जाता है, निकल जाता है और चला जाता है विदेश। अब विदेश में उसी समय वहीं से वो जो है 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नाम के दो संगठन का गठन करता है। कौन? मेजनी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया था। और यंग इटली का गठन कब हुआ था? 1831 में। और 1834 में कब हुआ था? यंग यूरोप का गठन हुआ था। ये ऐसी दो संस्थाएं थी जो क्या होता था, राष्ट्रवाद के सपोर्ट में लड़ती थी, अर्थात एकीकरण कराने में इसमें लगभग बहुत सारे युवा भर्ती हुए इस संगठन में, दोनों में, यंग इटली में भी और यंग यूरोप में भी। तो इस एक प्रकार का पूरा संगठन बना और ये दोनों संगठनों के माध्यम से इटली के एकीकरण में ये बहुत ज्यादा मदद किए। तो पहली बात तो आपने देखा कि मेजनी के बारे में क्या था, किस प्रकार से मेजनी ने, क्या उसका रोल था, उसने किस प्रकार से काम किया। अब दूसरे नंबर पे जो लोग थे जो एकीकरण में सहायक हुए वो था काउंट काबूर। काउंट काबूर के बारे में बताया। जैसे मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, वैसे जो है काउंट काबूर को इटली का क्या कहा जाता था? दिमाग कहा जाता। बहुत ही बुद्धिमान आदमी था ये, और इतना बुद्धिमान था कि इसी के बुद्धि से पूरा चलता था। और राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी एक इस प्रकार से एकत्रित कर लेता था लोगों को, इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग था, इसलिए इसको इटली का दिमाग कहा जाता है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जन्म के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इसका जन्म जो था वो 1810 में हुआ था। किसका? काउंट काबूर का। और इसको क्या कहा जाता था? इटली का दिमाग कहा जाता था। इसका काउंट काबूर के बारे में आप जानिए कि काउंट काबूर जो था ये राजतंत्र का विरोधी नहीं था। मतलब जैसे कि और राष्ट्रवादी नेता थे, वो क्रांतिकारी थे, वो राष्ट्रवाद को मतलब राजतंत्र का विरोध करते थे। लेकिन इसका मानना था कि राजतंत्र, अगर राजा सही हो तो राजतंत्र गड़बड़ नहीं होता है। वो जानता था कि किसी जगह अगर मान लीजिए, अगर राजा राजतंत्र को इसलिए सही मानता था कि अगर किसी देश का या किसी जगह का अगर मान लीजिए उसको अगर उचित व्यवस्था में रखना है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो अर्थ अर्थात पैसा, आर्थिक व्यवस्था, और दूसरा है सेना। ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी साम्राज्य को, किसी देश को एक सूत्र में एकीकरण करना है, अगर भाई जैसे इटली का एकीकरण होना था तो एकीकरण दो चीजों पर हो सकता है। भाई अगर आप भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कितनी देर आप कमरे में बैठ सकते हैं, आप एकीकरण नहीं हो सकता, आप एक जगह नहीं बैठ सकते। और दूसरी बात इन्होंने कहा सेना की भी जरूरत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक सेना नहीं रहेगी तब तक एकीकरण संभव हो ही नहीं सकता। फ्रांस को कैसे भगाएंगे, रूस को कैसे भगाएंगे, ऑस्ट्रिया को कैसे भगाएंगे,
पोप को कैसे भगाया जाएगा? तो उसको भगाने के लिए क्या होना चाहिए? हाथ से थोड़ी भगाएंगे, सेना होना चाहिए। तो इसका मानना था कि राजतंत्र खराब नहीं होता है काउंट काबूर का, बल्कि राजा अच्छा होना चाहिए। तो ये मानता था कि अगर राजा ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजा होंगे तभी सेना होगी। भाई सेना हम लोग तो रख नहीं सकते हैं, राजा होंगे तो राजा के पास सेना होगी। तो राजा होना बहुत जरूरी है, और राजा अच्छा हो, और उसके पास होगा, राजा होगा तो पैसा होगा, अर्थव्यवस्था भी होगी, तो देश को चलाने में ये दोनों मदद करेंगे। और इस प्रकार से ये जो था, ये राजतंत्र का विरोधी नहीं था, ये यथार्थवादी था। यथार्थवादी का मतलब ये इस पर विश्वास नहीं करता था कि मतलब कल्पना पर विश्वास नहीं करता था, जो परिस्थिति होती थी उसी के अनुसार ये काम करता था, यथार्थवादी था। और फिर क्या हुआ बच्चों कि ये तो थोड़ा सा काउंट काबूर के बारे में हुआ कि ये राजतंत्र का विरोधी था, लेकिन ये राजा को मानता था कि राजा अच्छा हो। और संजोग से बात भी ऐसी बन गई कि 1850 में जो सार्डिनिया थी वहां का एक नया शासक विक्टर एमेनुएल बना। विक्टर एमेनुएल बना, और विक्टर एमेनुएल जो बना उसका प्रधानमंत्री कौन बन गया? काउंट काबूर। अब इसको मौका मिल गया कि एक अच्छे राजा की इसको मतलब जरूरत भी थी, और वहां पर वो प्रधानमंत्री का पद भी पा गया। कहने का मतलब वो उसमें बड़ा पद पा गया। अब वो समझ गया कि इटली के एकीकरण में अब हम कुछ काम कर सकते हैं। भाई सार्डिनिया का शासक बन गया, ये आपका कौन बना? विक्टर एमेनुएल। अब विक्टर एमेनुएल का प्रधानमंत्री कौन बन गया? काउंट काबूर। अब ये दोनों मिलकर काम करने लगे इटली के एकीकरण में। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो गैरीबाल्डी का आता है। गैरीबाल्डी को क्या, इसको तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये मार धाड़ करने वाला व्यक्ति ही था, अर्थात इसको इटली का क्या कहा जाता था? तलवार कहा जाता था। कहने का मतलब इसका कोई भी काम शब्दों से नहीं होता था, सीधा तलवार से इसका काम होता था। अगर कोई काम करवाना है तो जाके बस सीधा कलम कर दो। इसको क्या कहा जाता था? इटली का तलवार। तो ध्यान दीजिए, मेजनी को एकीकरण का मसीहा, काउंट काबूर को इटली का दिमाग, और गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता था। इसमें क्या, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जन्म जो है ये 1807 में एक नीस एक स्थान था इटली में, वहां पर हुआ था। और ये जो गैरीबाल्डी था, ये शुरुआत में जो मेजनी ने जो ये आपका यंग इटली जो संस्था ये बनाई थी, आपको बताया यंग इटली यंग यूरोप, ये यंग इटली का सदस्यता ग्रहण कर लिया। कौन? गैरीबाल्डी। मेजनी का जो संगठन था, यहाँ पे मैंने लिखा है यंग इटली और यंग यूरोप। तो यंग इटली जो संगठन था उसको कौन ज्वाइन कर लिया? गैरीबाल्डी ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि यहां से गैरीबाल्डी को संतुष्टि नहीं मिली। ये जान गया कि हम मेजनी के साथ रह के कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार धाड़ वाला व्यक्ति, और ये सीधा साधा, हमने आपको बताया कि मेजनी जो था वो सरल स्वभाव का था। तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब ये नरम एक गरम के साथ नहीं रह सकता। तो ये फिर क्या हुआ कि बाद में जाके इसको मतलब इसके साथ मिल गया। किसके साथ? काउंट काबूर के। ये काउंट काबूर जो था ये दिमागी आदमी था। फिर काउंट काबूर के साथ ये काम करने लगा, मतलब कि इटली के एकीकरण में ये अपना भूमिका निभाने लगा। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि इटली का एकीकरण हम लोग देखते हैं। ये तो तीनों के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन किस टाइप के थे और क्या क्या इन लोगों ने किया, कब पैदा हुए थे, इनकी क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण में अब हम लोग देखते हैं कि इटली का एकीकरण हुआ कैसे। भाई ये लोग तो हम लोग जान लिए कि इटली कैसा था, कौन कौन क्या क्या बाधक तत्व थे, क्या क्या सपोर्ट कर रहे थे, और कौन कौन लोग ऐसे थे जो इटली को एकीकृत करने में मदद किए। अब इटली का एकीकरण हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली के एकीकरण को हम 3 पार्ट में देखेंगे। इटली का एकीकरण जो होता है 3 चरण में होता है, 3 पार्ट में होता है। तो पहला चरण जो होता है वो क्या होता है कि सार्डिनिया की अगुवाई में होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, सार्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर एमेनुएल। और उसका प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर। तो ये विक्टर एमेनुएल, चूंकि अब दोनों भाई काउंट काबूर को एक राजा की जरूरत थी और वो उसको मिल गया विक्टर एमेनुएल। अब जब मिल गया तो पहला जो इटली का एकीकरण जो प्रथम चरण होता है ये विक्टर एमेनुएल अर्थात सार्डिनिया की अगुवाई में शुरू होता है, प्रयास किया जाता है। उसी में क्या होता है बच्चों का 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है। क्रीमिया एक स्थान है, वहां पर एक युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कि फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, इसका युद्ध किसके साथ होता है? रूस के साथ छिड़ जाता है। कौन कौन एक तरफ कौन कौन होते हैं? फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, और दूसरी तरफ कौन था? रूस। तो जब युद्ध छिड़ जाता है तो ये जो आपका काउंट काबूर था ये दिमागी तो था ही, इटली का दिमाग कहा ही जाता था। ये समझा कि अब अच्छा मौका है, इसमें हम चौका मार दें।
ये क्या करता है कि अपनी भाई इसके पास भी थोड़ी सेना थी, भाई विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था, इसके बाद भी कुछ सेना थी, तो अपनी सेना के साथ क्या किया, ये इनका सपोर्ट करने लगा, किसका, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड का। ये तो पहले से ही ज्यादा थे, 3 लोग थे, इसमें 3 देश था, और इन्हीं का सपोर्ट इसने भी किया, किसने, काउंट काबूर। ये जानता था कि ये जीतेंगे, और जीतेंगे तो हमारा काम कुछ हो जाएगा, इन्हीं का सपोर्ट इसने भी किया, और रूस अकेला पड़ गया, रूस क्या हो गया, हार गया, रूस हार जाता है बच्चों। तो रूस के हारने के बाद एक समझौता होता है, पेरिस शांति समझौता। तो पेरिस शांति समझौते में क्या होता है कि लोग रूस को जो है भाई, जहां आपको मैंने बताया कि जब युद्ध में कोई देश जीत हारता था तो एक संधि होती थी, एक समझौता होता था, और उसमें वो चीजें बताई जाती थी कि आपको ये करना पड़ेगा। तो रूस को ये बात बताई गई, कौन कौन सी बातें बताई गई, क्या बताया गया कि आप अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जो है राष्ट्रवाद को दबाने का काम, मतलब कि आप काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब ये समझौता होने लगा तो इसमें सारे लोग, उसमें फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, रूस तो थे, इनको भी बुलाया गया, क्या नाम, सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल को, साथ में भी गया, काउंट काबूर भी गया था। लेकिन इन लोगों को ज्यादा भाव नहीं दिया गया, अर्थात न विक्टर इमैनुअल को ज्यादा भाव मिला, न तो काउंट काबूर को ज्यादा भाव मिला। समझौता हुआ लेकिन इनकी बात कोई मानी नहीं गई। लेकिन ये लोग निराश नहीं हुए, इन लोगों को ये था कि भले हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अर्थात ये ज्यादा हावी हो रहे थे और ये दब रहे हैं। तो ये पेरिस शांति सम्मेलन में ऐसा होता है, और इसी पेरिस शांति मतलब सम्मेलन के बाद काबूर ने एक बात कहा था, जो पूछा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। अर्थात जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में जो तीनों देश मिलकर, अर्थात उसमें सार्डिनिया भी आप मिला लीजिए, विक्टर इमैनुअल भी था, रूस को हरा देते हैं। तो ये जब जाता है इस सम्मेलन में, तो इसको सम्मेलन में पता लग जाता है काउंट काबूर को कि अब सब चाहते हैं कि इटली का एकीकरण हो। ये दिमागी आदमी तो था ही, पूरे समझौते में इसने मतलब जो इसका निचोड़ निकाला दिमाग से कि लोग चाहते हैं कि इटली क्या हो, एकीकृत हो, ये यूनाइट हो। भले मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, भले मेरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन ये भविष्यवाणी जान गया कि इटली अब एक होना चाहता है। इस बात को उसने कहा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका कथन है, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। क्रीमिया का कीचड़, अर्थात कीचड़ माने वहां युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, अब उसी युद्ध में किसका निर्माण होगा, कमल खिलेगा, अर्थात उसी में क्रीमिया अर्थात इटली का निर्माण होगा। तो ये किसने कहा था बच्चों, काउंट काबूर ने कहा था। अब ये तो पहला चरण हुआ, किसके बाद दूसरे चरण में आते हैं इटली के एकीकरण में। तो यहाँ पर जो 1854 का जो होता है क्रीमिया का युद्ध, इसमें भी इटली एकीकृत नहीं हो पाती है, अर्थात इटली का एकीकरण नहीं होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है कि जो गैरिबाल्डी था, ये द्वितीय चरण इटली के एकीकरण में माना जाता है कि गैरिबाल्डी से शुरू होता है। और गैरिबाल्डी क्या था, तलवार वाला था, मार धाड़ वाला आदमी था, वो जहां जाता था तलवार से ही बात करता था। तो द्वितीय चरण अर्थात इटली के को एक करने में जो गैरिबाल्डी का जो द्वितीय चरण आता है, वो तलवार के सहारे आता है। ये क्या करती, इसके अंदर एक पावर भी था, चूंकि दिमाग इसके पास बहुत ज्यादा था, और ये क्या किया कि ये लोगों को संगठित किया, किसानों को संगठित किया, मजदूरों को संगठित किया, और एक सेना का गठन किया जिसको कहा गया लाल कुर्ती सेना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, आईएएस में, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। तो ये जो लाल कुर्ती सेना बनाई गई थी, ये श्रमिकों की थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी। चूंकि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन था, यही लोग पीड़ित थे, इसलिए इनको सैनिक बनाया। इसने दिमाग लगाया कि इनको सैनिक बनाएंगे तो अच्छा खासा लड़ाई लड़ेंगे, भाई जो पीड़ित होगा वही मारपीट ढंग से करेगा। तो ये लाल कुर्ती सेना का गठन किया गैरिबाल्डी। फिर क्या हुआ कि गैरिबाल्डी के साथ, चूंकि बाद में ये काउंट काबूर भी मिल गया था जाके, पहले तो मेजिनी के साथ था, लेकिन बाद में ये गैरिबाल्डी के साथ चला गया। जब मेजिनी को जान लिया कि सीधा है, ये भी मारधाड़ वाला था, ये मारधाड़ वाले में चला गया था। तो ये क्या हुआ कि काउंट काबूर जो है इसको बोला गैरिबाल्डी को कि तुम ऐसा है कि ये जो दक्षिणी भाग है इटली का, ये दक्षिणी भाग पर यहाँ पर सार्डिनिया था, तो सार्डिनिया यहाँ पर मतलब विक्टर इमैनुअल का शासन था, इमैनुअल। तो ये क्या हुआ कि
काउंट काबूर और चूंकि इमैनुअल का प्रधानमंत्री काबूर था, आप जानते ही हैं। तो काबूर ने क्या कहा गैरिबाल्डी को कि तुम जाओ यहाँ पर, अर्थात दक्षिणी भाग पर, यहाँ पर क्या है कि सार्डिनिया के यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सार्डिनिया का कब्जा है, तुम वहां पर जाओ, अपना कब्जा जमा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये गैरिबाल्डी बिल्कुल उत्सुक था, बिल्कुल कहाँ जाएंगे, अपने तलवार के दम पे गया, दक्षिण हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया और विक्टर इमैनुअल के नाम पर यहाँ शासन करने लगा। किस हिस्से पर? दक्षिणी हिस्से पर। तो अब ये वाला हिस्सा तो इटली एक मतलब इसमें मिला लिया गया, इसमें आ गया, कहने का मतलब ये हो गया। अब जो है क्या हो रहा है स्थिति, ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया, किसने? गैरिबाल्डी ने। किसके कहने पर? काउंट काबूर के कहने पर। वो गया यहाँ पर, अपना तलवार के दम पर यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब स्थिति क्या होती है बच्चों की, ये जो था पोप पर कब्जा करना थोड़ा कठिन था। कठिन क्यों था? क्योंकि ये एक धार्मिक संस्था थी और चूंकि ईसाई धर्म को चूंकि इटली में सब ईसाई मानने वाले थे और किसी भी ईसाई धर्म, वही जैसे आपका जो धर्म है, आप अपने धर्म से प्रेम तो करते ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईसाई धर्म को मानने वाले हर देश में रहते थे, तो लोग इसको मतलब सपोर्ट मिलता था हर देश का। भाई फ्रांस वाले भी मान रहे हैं, जर्मनी वाले भी मान रहे हैं, ऑस्ट्रिया भी मान रहा है, प्रसा भी मान रहा है, सारे जितने ताकतवर देश थे सब कौन सा धर्म मानने वाले थे ज्यादा? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म का जो मुखिया था वो पोप था, वो यहाँ पर अपना शासन करता था, जिसको सारे देश का सपोर्ट था, इसलिए इस पर कोई जल्दी राज मतलब कब्जा नहीं करना चाहता था। जानता था कि अगर इस पर हम कब्जा करेंगे तो सारे देश हमें मिलकर हमारी हत्या कर देंगे, हम कर नहीं पाएंगे। चूंकि सबका सपोर्ट था, सारे लोग वही धर्म मानते थे, तो पोप पर आक्रमण करना आसान नहीं था। तो ये वाला कब्जा तो दक्षिण भाग में हो गया, यहाँ पर सार्डिनिया का कब्जा हो गया, काउंट काबूर ने गैरिबाल्डी को भेजकर कब्जा करा लिया। उसी समय क्या होता है बच्चों कि अंतिम चरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंतिम चरण, ये तो मान लीजिए द्वितीय चरण था, कि द्वितीय चरण में क्या हुआ कि जो दक्षिणी हिस्सा था वो कब्जा हो गया, किसका? यहाँ पर इमैनुअल का कब्जा हो गया, सार्डिनिया ये पूरा इटली में मिला लिया गया। अब तीसरे चरण में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ऐसी स्थिति एक समय आती है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सेडोला युद्ध। सेडोला का युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। उसी समय क्या होता है कि जो प्रसा होता है, यहाँ की सेना तगड़ी होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो ऑस्ट्रिया के सेना को बहुत ज्यादा मतलब घात पहुंचा देती है, बहुत ज्यादा सेना इसका नुकसान हो जाता है। वैसे हार जीत तो नहीं होता है, परंतु इसकी सेना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती है। जब इसके पास सेना कम हो जाती है तो अब किसके पास मौका मिल गया? सार्डिनिया को मौका मिल गया। अभी तक ये ऑस्ट्रिया से डरता था क्योंकि इसके पास सेना थी, लेकिन जब इसकी आधे से ज्यादा सेना प्रसा के सेना द्वारा मार दी गई, ये सोचा अब अच्छा मौका है, मार के गिरा दो। यहाँ पर जो कब्जा था ऑस्ट्रिया का उत्तरी भाग में किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो जब ये प्रसा से युद्ध लड़ रहा था, उसी समय ये क्या हुआ कि इसकी सेना जो थी ऑस्ट्रिया की, वो ज्यादातर प्रसा द्वारा मारी गई थी, तो यहाँ पर उसके पास सेना ज्यादा नहीं था। अब ये यहाँ पर तुरंत क्या किया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ बच्चों कि ये इसको भी मिला लिया, ऑस्ट्रिया को भी मतलब यहाँ पर मिला लिया। उत्तरी हिस्सा जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था वो किस में आ गया? सोचो, ये मिलता जा रहा, अभी बीच वाला ये हिस्सा पोप का बाकी रह गया। सोचो, पोप पर आक्रमण करने की स्थिति चित्र द्वारा हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप समझो कि किस प्रकार से पूरे इटली को एकीकरण किया गया। तो यहाँ पर भी अब ऑस्ट्रिया का जो कब्जा था, ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ गया था। किसके कारण? प्रसा के युद्ध के कारण। सेडोला के युद्ध में ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ गया और उसी कमजोरी का फायदा उठा के विक्टर इमैनुअल अर्थात सार्डिनिया का जो शासक था इस पर आक्रमण किया और दक्षिणी भाग को तो पहले ही मिला लिया था, उत्तरी भाग को भी मिला लिया। अब स्थिति क्या होती है बच्चों कि 1870 के दशक में ऐसा होता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस का यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो ये पोप था, इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था? फ्रांस करता था। कौन करता था? फ्रांस इसको कहता था ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना रहो, कोई दिक्कत होगी तो बताना, और ये पूरा सपोर्ट करता था। तो क्या होता है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हो जाता है। प्रसा का फिर युद्ध, प्रसा भी इसके साथ लड़ा। अब संजोग देखिए, जो काम बनना होता है वो बनने लगता है, ऊपर वाला कहीं न कहीं मदद करता है। तो प्रसा ने लड़ा ऑस्ट्रिया से, तो इसके मौका मिला, तुरंत ऑस्ट्रिया जो कब्जे में था इसको छुड़ाया। अब प्रसा जो है यहाँ पर बौरा के भिड़ गया,
जब बौरा के यहाँ पर भिड़ गया फ्रांस से, तो ये जो फ्रांस क्या था, अपनी सेना यहाँ पर रखा था पोप की रक्षा में, यहाँ पर अपनी सेना भेजा था कि अब हम अपनी सेना भेज रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये चूंकि धार्मिक संप्रदाय था तो अपनी सेना भेजा था। तो जब प्रसा के साथ इसका युद्ध हुआ तो ये चूंकि इस युद्ध में सेना की जरूरत होती है, तो फ्रांस ने क्या किया कि अपनी सेना को बुलाया। चूंकि प्रसा हावी पड़ रहा था तो यहाँ से सेना क्या हो गई, प्रसा इसकी मतलब फ्रांस की सेना यहाँ जो थी पोप की मदद कर रही थी, वो यहाँ फ्रांस को बुला लिया प्रसा से युद्ध करने के लिए। अब इसको फिर मौका मिल गया। देखिए क्या स्थिति बनती है कि ये जो है मौका इसको फिर मिला कि जैसे ही अपनी सेना यहाँ से यह बुलाया प्रसा के साथ युद्ध करने के लिए, ये सार्डिनिया का जो शासक विक्टर एमेनुएल और काउंट काबूर ये क्या किए, पोप को भी अपने में मिला लिए। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पूरी इटली का क्या हो जाता है बच्चों, एकीकरण हो जाता है। और 1870 में ये काम होता है, एकीकरण हो जाता है। और ये जो पोप होता है इसको क्या होता है कि वेटिकन सिटी भेज दी जाती है, जो कि वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, वहां पर इसको एक जगह दे दी जाती है। आज भी कैथोलिक मामले में ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा संस्था है वो कहाँ है, वेटिकन सिटी ही है, वो पोप के नाम पर ही चलती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि इटली का एकीकरण 1870 में हुआ, 3 चरणों में हुआ। आपको मैंने एकदम तोड़ के चित्र के माध्यम से बच्चों बताया है। आप ये कहानी जो मैंने बताया इसको आप अच्छे से नोट्स में लिखेंगे, बढ़िया एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया है। और आपको अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारी बातें अच्छे ढंग से मिल सके। बच्चों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, और एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम्स हो, चाहे आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, आप सब में एकदम झोंक के आइए, कोई भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। ओके, थैंक यू सो मच।